तो आइए आज का जो हमारा अभ्यास चौथा अभ्यास होगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। तो देखिए, अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, आपको श्रीलंका नहीं था। ठीक है, कौन सा क्षेत्र है जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। और याद रखिएगा, इनके साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, इसी वजह से अशोक अपने पुत्र और अपने पुत्री को बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए श्रीलंका भेजा हुआ था। अगर वो उनका अपना क्षेत्र होता तो वहाँ नहीं न भेजता। इसका मतलब जरूरी लगा, सोचा कि उधर हम मेरा प्रभाव नहीं है, तो इसलिए वो क्या किया कि श्रीलंका में जाकर के बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो इसलिए याद रखिएगा कि अशोक के साम्राज्य में कौन सा क्षेत्र जो सम्मिलित नहीं था, तो श्रीलंका। कौन सा क्षेत्र था? श्रीलंका था। अगला प्रश्न है आपका, तबाकत ए नासिरी, क्या लिखा हुआ है? तबाकत ए नासिरी। तबाकत ए नासिरी के लेखक जो है वो कौन है? तो देखिए, तबाकत ए नासिरी के लेखक जो है वह आपको मिनहाज अस सिराज है। कौन है? मिनहाज अस सिराज। तबाकत ए नासिरी के लेखक कौन थे? मिनहाज अस सिराज। आइए, आपका अगला प्रश्न है, अलाई का दरवाजा, कौन दरवाजा है? अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो देखिए, अलाई दरवाजा का निर्माण जो है वह आपको अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। और आपको नाम से ही याद हो जाएगा, अलाई तो अलाउद्दीन। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली के लाल किले से संबंधित है। तो हम ये चर्चा किए थे बाकी क्लास में कि लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहां। ठीक वही प्रश्न आ गया कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण जो है वो किसने करवाया था? शाहजहां। किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? बिल्कुल। और किला को हम लोग क्या कहते हैं? दुर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्ग कहते हैं। और जानते हैं, लाल किला के ठीक बगल में एक मस्जिद है। कौन सा मस्जिद? जामा मस्जिद। याद रखिएगा, दिल्ली के लाल किला के ठीक बगल में जो है, जैसे सड़क है ना, तो सड़क के इस पार में लाल किला है और इस पार में आपको जामा मस्जिद है। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? और ये प्रश्न आपको पहले से पता होगा कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से पूछा जा रहा है? बिहार से। तो बिहार से वीर कुंवर सिंह थे। कौन थे? वीर कुंवर सिंह। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो बम्बई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, 1905 ईस्वी में जो बंगाल विभाजन हुआ था, 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किस वायसराय के काल में हुआ था? बताइए। लॉर्ड कर्जन के समय तो किस वायसराय ने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था 1905 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी हुई एक पुस्तक नील दर्पण। बहुत अच्छा प्रश्न है कि नील कृषकों, जानते होंगे आप, चंपारण में जो आंदोलन हुआ था उसमें नील का ही विद्रोह किया गया था, नील की खेती का। और नील के खेती के विद्रोह से संबंधित ही एक जो पुस्तक लिखा गया उसका नाम है नील दर्पण। क्या लिखा है? नील दर्पण। और नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक जो है वो कौन है? तो दीनबंधु मित्र है। कौन है? दीनबंधु मित्र है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? ये तो अभी आपको पता ही है कि महात्मा गांधी जो है तो सबसे पहले किस किसान आंदोलन में भाग लिए थे? चंपारण आंदोलन में, जो कि 1917 ईस्वी में हुआ था। चंपारण बिहार का एक जिला है। ठीक है, बिहार का एक जिला है। अगला प्रश्न है, प्रथम मगध साम्राज्य से कुछ याद आया आप लोग को? अजात शत्रु नहीं याद आया? मगध साम्राज्य का सबसे खतरनाक शासक अजात शत्रु था, जिसको कुनिक कहा जाता था ना। तो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? बताइए। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो हुआ था किस शताब्दी में हुआ था? ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध है? बताइए। बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध है। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीति में 1947 ईस्वी के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? भारतीय राजनीति में 1947 के बाद मतलब देश आज़ादी के बाद किस महिला ने सबसे अधिक योगदान दिया है? तो अरुणा आसफ अली। किसने दिया है? अरुणा आसफ अली। एक कार बैटरी में, किसमें? कार बैटरी मतलब कार में जो 4 चक्का गाड़ी नहीं होता है कार, उसमें जो बैटरी होती है
उस बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है। तो किसका विद्युत अपघटय होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का। किसका होता है? और सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4। क्या होता है? H2SO4 क्या होता है? H2SO4। आपका अगला प्रश्न है, दूध उदाहरण है ना। दूध जो है वो उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो इमल्सन का। दूध किसका उदाहरण है? इमल्सन का उदाहरण है। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जो ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी है? बताइए। CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को शॉर्ट में क्या कहते हैं? CFC कहते हैं। ये ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? निम्न में से किस खनिज के द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो हेमेटाइट के द्वारा। किसके द्वारा? किस खनिज के द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो हेमेटाइट के द्वारा। ठीक है। हेमेटाइट क्या है? तो लोहा का एक अयस्क है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? बताइए। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, या उसी को हम लोग एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहते हैं। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण जो होता है, ये भी प्रश्न खूब अच्छा से पढ़ाए थे आपको थ्योरी क्लासेज में। सूर्य पर जो ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन के द्वारा, और हाइड्रोजन बम किस पर काम करता है? नाभिकीय विखंडन के द्वारा। ठीक है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में कार्बन नहीं है? देखिए, कार्बन जो है इनमें से कोई नहीं, यानी कि ग्रेफाइट में भी कार्बन है ना, और हीरा में भी है, और आपको कोयला में भी है। कार्बन के दो अपर रूप कौन कौन से हैं? ग्रेफाइट और हीरा। आगे है सर सीवी रमन, है ना। सीवी रमन का फुल फॉर्म होता है चंद्रशेखर वेंकट रमन, याद रखिएगा। और ये सर सीवी रमन को फिजिक्स के क्षेत्र में, यानी कि भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कब हुआ था प्राप्त? 1930 ईस्वी में। कब प्राप्त हुआ था? 1930 ईस्वी में। आगे है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। ये भी प्रश्न पढ़े थे आप लोग। अधिकतर क्वेश्चन आज के सेट में हम देख रहे हैं कि आपको थ्योरी क्लास में पढ़ाया गया था। पानी का घनत्व जो अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। 4 डिग्री सेल्सियस पर याद रखिएगा। पानी का अधिकतम घनत्व जो होता है वो किस पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। वही अगर हम बात करें 22 नंबर प्रश्न की, तो भूपरपटी या भूपपड़ी, बात बराबर है। भूपरपड़ी या भूपरपटी। तो भूपरपटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? याद रखिएगा, भूपरपटी में सबसे अधिक पाया जाने वाला जो तत्व है वो आपको ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन है। लगभग 21% पाया जाता है, याद रखिएगा। ये आपको भूपपड़ी की बात हो रही है, यहाँ थोड़ा हम बाय मिस्टेक बोल दिए। भूपरपटी का है या भूपपड़ी का है, उसमें आपको लगभग 47% ऑक्सीजन पाया जाता है। कितना परसेंट पाया जाता है? 47%, याद रखिएगा। ठीक है। आइए, आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल है जो सिरके में उपस्थित होता है? सिरका मतलब होता है शरबत, और आप जो शरबत पीते हैं तो उसमें नींबू डालते हैं, तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में। तो नींबू में आपको एसिटिक, ये नींबू में आपको सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अब यहाँ पर आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि ठीक है, तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा कि अगर सिरके की बात हो, किसकी बात हो? सिरका की। सिरका में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः कितना होता है? तो देखिएगा, यहाँ पर ध्वनि का वेग पूछ रहा है या गति पूछ रहा है, तो ध्वनि का गति कितना होता है? 330 मीटर प्रति सेकंड होता है। वहीं अगर प्रकाश का ये गति पूछे तो क्या होता है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। मतलब 3 लाख किलोमीटर 1 मिनट में वो कितना किलोमीटर चलाता है? 3 लाख किलोमीटर चलाता है। ठीक है। लेकिन वही इसकी बात करें, हम ध्वनि की बात करें, साउंड की बात करें, तो 1 मिनट में केवल 330 मीटर, मतलब यहाँ से लेकर के वहाँ जो आप पेड़ देख रहे हैं वहीं तक जाता है। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुँचने में, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुँचने में कितना समय लगता है? तो 8.5 मिनट, यानी कि 8.5 मिनट। कितना समय लगता है? 8.5 मिनट। ध्वनि का वेग क्या होता है? 330 मीटर प्रति सेकंड। आगे है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए, बिल्कुल बहुत ही पुराना प्रश्न, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाई जाती है या क्या बढ़ाई जाती है? तो कार्बन की मात्रा। किसकी मात्रा? कार्बन की मात्रा। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें कार्बन की मात्रा को बढ़ाई जाती है। क्या की जाती है? बढ़ाई जाती है। अगला प्रश्न है, क्रोमेटोग्राफी क्या है? क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग कहाँ किया जाता है?
तो याद रखिएगा कि क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग जो है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में किया जाता है। चलिए बताइए, एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? क्रोमेटोग्राफी का। क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, घरेलू एलपीजी सिलेंडर में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा क्यों नहीं प्रदान किए जाते हैं? क्योंकि ये एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। ये एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। इस वजह से घरेलू एलपीजी सिलेंडर में दाब मापक प्रदान नहीं किए जाते हैं। तो बताइए कि एलपीजी जो होते हैं गैस, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? एल से लिक्विफाइड, पी से पेट्रोलियम और जी से गैस होता है। और आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि एलपीजी गैस का जो सिलेंडर होता है जो आप घर में यूज़ करते हैं उसका वजन कितना होता है? बताइए। 14.5। सही बात है, 14.5 किलो, 14.5 यानी कि 14.5 किलो उसका वजन होता है। आगे जो प्रश्न है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति जो होती है वो कैसी होती है? तो तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। अगला है, शुष्क बर्फ है। तो शुष्क बर्फ का जो उदाहरण है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ का उदाहरण क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग देख रहे हैं 31, 32, 33, 34, 35, ये आपको 31 से लेकर के 35 तक पूरा मैथ है, जो कि हम स्क्रीन पर क्वेश्चन डाल देते हैं। आंसर भी ट्रिक आउट किया हुआ है, आप उसको खुद से सॉल्व कर लेंगे। आइए, अब जो आपका ये प्रश्न है, भारतीय संविधान में 300 से अधिक आर्टिकल्स है ना? भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं? 300 से अधिक आर्टिकल्स है। कितने आर्टिकल्स हैं? 300 बिल्कुल। आगे है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में, है ना, घोषित किया गया है। और जब आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये सेम लाइन है, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। याद रखिएगा। बताइए कि भारतीय संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। बिल्कुल, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? तो देखिए, मूलभूत अधिकार जो है संपत्ति का अधिकार नहीं है, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को जो है सो हटा दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। इसलिए याद रखिएगा, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बार बार ये पूछा जा रहा है। तो मूलभूत अधिकार कौन नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार नहीं है। आगे है, भारतीय संविधान ने केंद्रीय सरकार के अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित है? तो सभी तीनों में, यानी कि भारत के राष्ट्रपति में, भारत के प्रधानमंत्री में और केंद्रीय मंत्रिमंडल में। भारतीय संविधान ने केंद्रीय सरकार के अधिशासी शक्तियों में को किसमें निहित किया गया है? तो भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल, तीनों में निहित किया गया है। आपका अगला प्रश्न है, लोकसभा, पहले बता दीजिए कि लोकसभा अस्थायी सदन है कि अस्थायी है? अस्थायी है। और राज्यसभा को कहा था अस्थायी सदन। लोकसभा को निम्न सदन या अस्थायी सदन कहा जाता है। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो याद रखिएगा, लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो वर्ष में 2 बार, यानी कि अधिकतम 6 महीने पर जो है ये लोकसभा में सत्र होते हैं, यानी कि अधिवेशन होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजा जाता है? ये भी आपको पहले से पता होगा, क्योंकि यूपी की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो इसलिए कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो उत्तर प्रदेश। पता है कि उत्तर प्रदेश का वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ योगी। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? सर्वोच्च न्यायालय का मतलब सुप्रीम कोर्ट, और उसकी स्थापना जो हुई है मतलब किसके द्वारा हुई थी? तो भारतीय संविधान के द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय संविधान के द्वारा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा हुई है? तो भारतीय संविधान के द्वारा हुई है। आगे है, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है। याद रखिएगा,
लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले ही भंग किया जा सकता है। किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। मतलब पहले प्रधानमंत्री सिफारिश कर देगा तो राष्ट्रपति क्या करेगा, तो आपको लोकसभा को भंग कर सकता है। बात समझ में आ रहा है? आइए आपका अगला प्रश्न है 8वीं योजना के अंतर्गत जीडीपी, और याद कर लीजिए आप लोग कि जीडीपी का हिंदी होता है सकल घरेलू उत्पाद। क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद। तो याद रखिएगा जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रोस, डी से डेवलपमेंट, है ना, ग्रोस डेवलपमेंट, और पी से आपको क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। ठीक है, सुनिए, ये ग्रोस और डोमेस्टिक होता है, डी से डोमेस्टिक, डेवलपमेंट नहीं, ग्रोस डोमेस्टिक, और पी से आपको हो गया, बताइए अभी जस्ट बताइए ना, प्रोडक्ट होता है। ठीक है, घरेलू सकल घरेलू उत्पाद निम्न स्तर तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, तो 5.6%। कितना? 5.6%। आपका अगला प्रश्न है भारत में अधिकतम व्यक्ति जो है बेकार रूप से पड़े हुए हैं, और किस क्षेत्र में बेकार रूप से पड़े हुए? तो कृषि के क्षेत्र में अधिकतम व्यक्ति बेकार है। बेकार मतलब समझिए बेरोजगार। बेरोजगारी सबसे ज्यादा कहाँ पर नजर आ रहा है? बिहार में। कृषि के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? कृषि के क्षेत्र में। भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र में शामिल नहीं है। याद रखिएगा, भारत के भूमि सुधार के क्षेत्र में शामिल कौन नहीं है? तो किसानों को मकान ऋण। कहने का मतलब भूमि के क्षेत्र में अगर सुधार की बात करें तो उसे मकान का अगर सरकार से ऋण लेगा तो उससे भूमि सुधार तो उसका नहीं हो जाएगा, लेकिन बिचौलियों की समाप्ति, भू जोतों की एकत्रीकरण और सहकारी कृषि, ये जो है भूमि सुधार के क्षेत्र में शामिल है। याद रखिएगा। और बिचौलिया का मतलब क्या होता है बता दीजिए आप लोग। बिचौलिया मतलब जिसको हम लोग दलाल कहते हैं, एजेंट कहते हैं। एजेंट को, दलाल को अब आप बिचौलिया नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अब उस पर ये मतलब आपको बैन लगा है कि आप किसी को दलाल नहीं कह सकते, आप बिचौलिया बोलिए। क्या बोलिएगा? बिचौलिया। आगे प्रश्न है भूमि विकास बैंक। भूमि विकास बैंक जो है निम्नलिखित में का एक अंश है सहकारी उधार ढांचा का। किसका? बिल्कुल, भूमि विकास बैंक जो है एक अंश है, मतलब एक भाग है। किसका भाग है? तो सहकारी उधार ढांचा का। अगला प्रश्न है हरित क्रांति से संबंधित। हरित क्रांति की सफलता जो है निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर है। तो देखिए हरित क्रांति जो है, हरित क्रांति में सफलता हुई है किस किस कारण से? तो देखिए हरित क्रांति में के बारे में कुछ याद होगा आपको, इसमें गेहूं का उत्पादन और चावल का उत्पादन काफी अधिक बढ़ा था। गेहूं और चावल का जो उत्पादन बढ़ा किस कारण से? क्योंकि अच्छे किस्म का गेहूं किया। तो वही बात लिखा है कि बीजों के उच्च पैदावार किस्म, यानी कि उसका किस्म जो था ना हाई क्वालिटी वाला, मतलब उसको हाइब्रिड बोलते हैं ना, हाइब्रिड को हिंदी में हम कहते हैं उच्च पैदावार किस्म। क्या कहते हैं? उच्च पैदावार किस्म। जबकि सब आम भाषा में गांव घर में क्या बोलता है? हाइब्रिड का बीज है। ठीक है, तो हाइब्रिड के बीज को हिंदी में क्या कहेंगे? उच्च पैदावार किस्म। अगला है पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं। मतलब सरकार जब सिंचाई की सुविधा दिया तो फसल में क्या हुआ? वृद्धि हुई, है ना। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक। रासायनिक उर्वरक मतलब जैसे नाइट्रो, ये होता है ना आपको, यूरिया, पोटास, जिंक, फॉस्फेट, ये सब जो होता है, ये सब भी सरकार मदद किए किसान लोगों को, जिसके कारण से हरित क्रांति में क्या मिली? सफलता मिली। क्या मिली? सफलता मिली। आपका अगला प्रश्न है भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य बताइए। सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन आपको उत्तर प्रदेश में होता है। कहाँ होता है? बताइए कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? पंजाब की राजधानी कहाँ है? पंजाब का चंडीगढ़, और हरियाणा का भी चंडीगढ़। वहीं बिहार की बात करें तो पटना है। आइए आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सरकार का कर नहीं है? केंद्रीय सरकार का कर नहीं है मतलब ये हुआ कि केंद्र सरकार के द्वारा नहीं लगाया जाता है। कौन सा कर? भूमि राजस्व। याद रखिएगा, बिहार गवर्नमेंट के द्वारा भूमि राजस्व कर लगाया जाता है। इस प्रश्न को मत भूलिएगा। ये जो है भूमि राजस्व कर जो है किसके द्वारा लगाया जाता है? बिहार सरकार के द्वारा लगाया जाता है। वहीं आयकर की बात करें, सीमा शुल्क की बात करें और उत्पाद शुल्क की बात करें तो यह आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का हिंदी क्या आता है? केंद्रीय सरकार। आइए अब आपका अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है यह आपको किसने की? तो A.O. ह्यूम ने। किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की है? A.O. ह्यूम ने की है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की है? A.O. ह्यूम ने की है। अगला प्रश्न है वंदे मातरम किसने लिखा? है ना, वंदे मातरम गीत जो है वो किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। ठीक है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, है ना, बोलिएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के जो संस्थापक है ना, वो कौन है? तो भगत सिंह है। कौन है? भगत सिंह। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के
संस्थापक कौन है? भगत सिंह। भगत सिंह जी हैं। बताइए भगत सिंह को फांसी की सजा कब हुई थी? 30 जनवरी 1900। 23 मार्च 1931 को। कब हुई थी? 23 मार्च 1931 को। आपका अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की स्थापना मांग पर प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो 1940 ईस्वी में, है ना, 1940 में मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था। वो कब किया गया था? तो 1940 में। बताइए मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1946 में हुई थी। आपका अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने क्या समाप्त कर दिया? तो प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था। क्या समाप्त कर दिया? अगला प्रश्न है, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। क्या लिखा है? स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। तो ये प्रसिद्ध सूत्र जो है, इस सूत्र की घोषणा किसने किया? सी राजगोपालाचारी। और सी राजगोपालाचारी का जो फुल फॉर्म होता है, क्या होता है? चंद्र गोपालाचारी होता है। क्या होता है? चंद्र गोपालाचारी होता है। आपका अगला प्रश्न है, स्वामी सहजानंद का संबंध किससे है? देखिए स्वामी सहजानंद का संबंध जो है बिहार के किसान आंदोलन के साथ है। सहजानंद का संबंध किससे है? बिहार के किसान आंदोलन के साथ। अब बताइए कि पूरे बिहार में क्रांति लाने वाला व्यक्ति का नाम क्या था? फिलहाल में ही उनका जयंती मनाया गया है। हाँ, लाल बहादुर शास्त्री। नहीं, जयप्रकाश नारायण, जो कि संपूर्ण क्रांति का जनक कहा जाता है। आगे है 1908 ईस्वी में, 1908 ईस्वी के छोटा नागपुर कहाँ पर है? झारखंड में है। 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम पर रोक लगाई। कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई किस पर? तो खूंट कट्टी भूमि व्यवस्था पर। किस पर? खूंट कट्टी भूमि व्यवस्था पर। खूंट कट्टी भूमि व्यवस्था पर रोक लगाई। आइए आपका अगला प्रश्न है, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक और असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कहा था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल। और बताइए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कहाँ से मिली थी? बारदोली की महिलाओं के द्वारा सरदार की उपाधि दी गई थी। ये आपका अगला प्रश्न है, गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम जो है वो क्या है? तो याद रखिएगा, वैसे यहाँ पर कुछ अधूरा भी है। ग से गल्फ स्ट्रीम, ग से गर्म जलधारा याद रखिएगा। वहीं अगर लेब्राडोर की बात करें तो लेब्राडोर ठंडी जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है। लेकिन यहाँ पर सीधे दे दिया है कि यह एक महासागरीय धारा है। तो बताइए गल्फ स्ट्रीम क्या है? यह एक गर्म जलधारा या एक महासागरीय धारा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जोहान्सबर्ग विख्यात है। जोहान्सबर्ग जो है वो किस लिए विख्यात है? तो स्वर्ण खनन के लिए, मतलब सोना का खाद्यान्न वहाँ से निकलता है। सोना जो है ना वहाँ से खनन होता है, इसलिए याद रखिएगा कि जोहान्सबर्ग जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? स्वर्ण खनन के लिए। बिल्कुल, सोना के खुदाई के लिए। खनन मतलब होता है खुदाई। आगे जो प्रश्न है, पिग्मीज निवासी। पिग्मीज निवासी जो है वो कहाँ के निवासी हैं? तो अफ्रीका के हैं। पिग्मीज कहाँ के निवासी हैं? अफ्रीका निवासी है। पिग्मीज कहाँ के निवासी हैं? अफ्रीका के निवासी हैं। वहीं अगर हम बात करें भारत के सर्वोच्च पर्वत चोटी यानी कि सबसे ऊंची पर्वत चोटी की, तो गॉडविन ऑस्टिन है। कौन सी है? गॉडविन। भारत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? गॉडविन ऑस्टिन है, जिसको केटू के नाम से भी जाना जाता है। शिवालिक श्रेणी की अगर हम बात करें, शिवालिक श्रेणी का निर्माण जो हुआ है वह आपको कहाँ पर हुआ है? तो कैनोजोइक में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? शिवालिक श्रेणी का निर्माण कहाँ पर हुआ है? तो कैनोजोइक में हुआ है। वहीं अगर हम बात करें रेगुर मिट्टी के बारे में, तो रेगुर का नाम है काली मिट्टी का। रेगुर किसका नाम है? काली मिट्टी का नाम है। आगे आइए, कोंकण रेल परियोजना के बारे में। कोंकण रेल जो है वो किस राज्यों में चलती है? तो महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। याद कीजिए, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक तथा केरल। देखिए महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। याद कीजिए, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। मतलब ये हुआ कि कोंकण रेल जो है किन राज्यों से किन राज्यों के बीच चलती है? तो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। ठीक है, कर्नाटक, केरल याद रहेगा। इसका हो गया आपको महाराष्ट्र में ही आपको गोवा है, याद रखिएगा। वहाँ पर समुद्र का बड़ा ही ठीक सुंदर नज़ारा रहता है गोवा में। ठीक है, तो महाराष्ट्र में ही पड़ता है, महाराष्ट्र के अगल बगल में। तो महाराष्ट्र के अगल बगल में हो गया आपको गोवा, और क से कर्नाटक, क से केरल याद रखेगा। तो बताइए कोंकण रेल किन किन राज्यों के बीच चलता है? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। आइए आपका अगला प्रश्न है, कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए हाल ही में बिहार सरकार की घोषणा के अनुसार
कितने जिलों में 10-10 बेड का ICU बनाया गया है ना? 10-10 बेड का ICU जो बनाया गया 27 जिलों में। कितने जिलों में? 27 जिलों में। और बिहार में कितने जिले हैं? 39, हाँ 38 जिले हैं। कितने जिले हैं? आइए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो कहाँ पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है ना वो द हेग में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल, द हेग भी इसका आंसर आता है और हेग भी रहता, बात बराबर है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो हेग में। आगे है स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी है तो स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। आइए, आपका अगला प्रश्न है, राज्यसभा के चेयरमैन जो होते हैं ना, राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति। कौन होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। आगे जो है गीत सेठी जो है, गीत सेठी कौन खेल से संबंधित है? तो याद रखिएगा स्नूकर से। किससे संबंधित है? स्नूकर से है। आगे है वीमेंस डे। वीमेंस डे यानी कि ओमेंस डे। ओमेंस डे जो है यानी कि नारी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 8 मार्च को, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। वही प्रश्न है, बात समझ गए? आगे है कावेरी नदी जो है कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? तो याद रखिएगा कावेरी नदी जो है कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर गुजरती है। कौसे कावेरी है? कौसे कर्नाटक तथा तमिलनाडु। तो कावेरी नदी किस राज्यों से होकर गुजरती है? तमिलनाडु से। आइए, आपका अगला प्रश्न है, हुडको क्या लिखा हुआ है? हुडको का क्या अर्थ है? तो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। बोलिएगा, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। अगला प्रश्न है, मदर टेरेसा का जन्म भूमि थी, मतलब मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? तो अल्बानिया में। कहाँ पर? अल्बानिया में। अल्बानिया की राजधानी अगर पूछे तो कहाँ है? तिराना। अल्बानिया की राजधानी कहाँ है? तिराना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में यूडिमा राइस वाइन को भौगोलिक संकेतक यानी कि GI टैग का दर्जा मिल गया है? तो असम में। किस राज्य में? असम में। असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर। आइए, आपका अगला प्रश्न है, बिहार बजट 2021 से 22 को किसने प्रस्तुत किया था? तो तारा किशोर प्रसाद ने। किसने प्रस्तुत किया था? अगला प्रश्न है, शुष्क भूमि पर बांस के वृक्ष लगातार हरित पट्टी विकसित करने के साथ साथ लोगों की आजीविका में वृद्धि के लिए बोल्ड है ना, यानी कि बैम्बो ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्राउट योजना खादी और ग्राम उद्योग यानी कि KVIC द्वारा किस राज्य में जुलाई 2021 में शुरू की गई? तो राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान। तो यहाँ पर याद रखिएगा, इसका आंसर आपको राजस्थान हो जाएगा। और फटाफट से बता दीजिए कि राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर। आइए, प्रसिद्ध उद्यमी विजय शेखर शर्मा भारत में किस कंपनी के संस्थापक थे? तो याद रखिएगा पेटीएम के। किसके? पेटीएम। इस प्रश्न को आप लोग खूब अच्छा से याद कर लीजिए क्योंकि पेटीएम का यूज आप लोग भी करते होंगे। पेटीएम का जो संस्थापक है विजय शेखर शर्मा। बताइए कौन है? विजय शेखर शर्मा। पेटीएम का जो संस्थापक है कौन है? विजय शेखर शर्मा। पाम डी ओर है ना, पाम डी ओर पुरस्कार किस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का पुरस्कार है? तो कान फिल्म महोत्सव। बोलिए, कान फिल्म महोत्सव है। आइए, आपका अगला प्रश्न है, स्वर्ण मयूर पुरस्कार जो है किस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में दिया जाता है? तो भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में। किस में दिया जाता है? भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में। आइए, आपका अगला प्रश्न है, भारत का 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव नवंबर 2021 में कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो कहाँ किया गया था? तो ये आपको गोवा में। कहाँ पर? गोवा की राजधानी कहाँ है? गोवा की राजधानी पणजी। कहाँ है? पणजी। आइए, निम्नलिखित में किस दिन को सूक्ष्म लघु एवं माध्यम दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषित किया? तो 27 जून को। किसको? 27 जून को। दादा साहब फाल्के पुरस्कार कौन पुरस्कार है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? याद रखिएगा, अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत में बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश करने पर ब्याज लाभांश और दीर्घावधि के पूंजीगत लाभ में 100% छूट पाने वाला पहला सॉवेरिन वेल्थ फंड है। कौन सा है? तो अबू धाबी का SWFMIC रेडवुड RSC। क्या है? अबू धाबी का SWFMIC रेडवुड RSC। भारत ने निम्न में से किस देश के साथ नवंबर 2020 में, कब? नवंबर 2020 में सबसे बड़े नौसेना अभ्यास माला
मालाबार में भाग लिया था। बताइए नौसेना का मतलब क्या होता है? पानी में रहने वाला। पानी में रहने वाला सेना यानी कि नेवी, है ना। तो 1 2 3 तीनों सही है, यानी कि जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। बात समझ गए? आइए आगे है लैंडिंग कार्ड टुगेदर। लैंडिंग कार्ड टुगेदर का संबंध जो है किससे है? तो बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के द्वारा सूक्ष्म लघु मझोले उद्यमों को अप्रतिभूति ऋण वितरित करने से। किससे है? तो बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के द्वारा सूक्ष्म लघु मझोले उद्यम की अप्रतिभूति ऋण वितरित करने से है। पूर्वोत्तर के किस राज्य में केसर की खेती प्रारंभ किए जाने की परियोजना प्रारंभ की गई? याद रखिएगा, भारत में सबसे अधिक केसर का उत्पादन कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में। यहाँ प्रश्न है कि पूर्वोत्तर के किस राज्य में केसर की खेती प्रारंभ किए जाने की परियोजना प्रारंभ की गई है? तो सिक्किम में। कहाँ पर? सिक्किम में। और बताइए कि सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गैंगटोक। कहाँ है? गैंगटोक। आगे है AIM सीरीज नवोन्मेष कार्यक्रम 3.0 निम्न में से किससे संबंधित है? अटल नवोन्मेष मिशन सिरुअस, है ना, सिरुअस रूस के बीच में 7 से 21 नवंबर 2000 तक चलने वाला आभासीय भारत रूस द्विपक्षीय युवा नवोन्मेष पहल। आगे है भारत और रूस के विद्यार्थियों ने ऐप डेवलपमेंट, कृत्रिम मेधा, ब्लॉकचेन, मशीन लर्निंग, डाटा विश्लेषण, विजुअलाइजेशन, वर्धित वास्तविकता, 3D डिज़ाइन आदि क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल की है। अगला प्रश्न है नागोर्नो काराबाख क्षेत्र में सैन्य संघर्ष को समाप्त करने के लिए 10 नवंबर 2020 ईस्वी को निम्नलिखित में से किन देशों के बीच में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको आर्मीनिया, अजरबैजान और रूस। क्या क्या होगा? आर्मीनिया, अजरबैजान और रूस। आइए आपका अगला प्रश्न है इंडियन प्रीमियर लीग 2020 के फाइनल मैच में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिकेट टीम विजेता रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मुंबई इंडियंस। कौन रही है विजेता? मुंबई इंडियंस रही है। आइए आपका अगला प्रश्न है भू स्थैतिक सहयोग हेतु बुनियादी आदान प्रदान सहयोग समझौता बेका पर 27 अक्टूबर 2020 को निम्न में से किन देशों के बीच हस्ताक्षर किए गए थे? तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में। किसके बीच में? भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में। तो बताइए कि संयुक्त राज्य अमेरिका को शॉर्ट में क्या कहते हैं? USA कहते हैं। आइए आपका अगला प्रश्न है बुकर प्राइज 2020। बुकर प्राइज 2020 किससे प्राप्त हुआ है? तो ये आपको शुगी बैन से प्राप्त हुआ। किससे प्राप्त हुआ है? शुगी बैन से। आइए आपका अगला प्रश्न है नवंबर 2020 में भारत के निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक स्थल को रामसर स्थल, कौन सा स्थल है? रामसर स्थल शामिल किया गया है? तो लोनार क्रेटर, यानी कि इसका आंसर A और B दोनों होगा। लोनार क्रेटर महाराष्ट्र और सूर सरोवर उत्तर प्रदेश। लोनार याद रखिएगा, लोनार झील कहाँ है? तो आपको क्रेटर मतलब ज्वालामुखी होता है, वैसे लोनार क्रेटर जो है आपको महाराष्ट्र में है। वहीं सूर सरोवर की बात करें तो ये आपको यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में है। चलिए अगला प्रश्न है परम सिद्धि क्या है? तो याद रखिएगा परम सिद्धि जो है भारत में विकसित कृत्रिम मेधा सुपर कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर है? भारत में विकसित कृत्रिम मेधा कंप्यूटर है। ठीक है, तो बताइए कि कंप्यूटर का खोज किसने किया? कंप्यूटर का खोज जो है चार्ल्स बेबेज ने किया है। आइए अगला प्रश्न है स्टैच्यू ऑफ पीस क्या है? स्टैच्यू ऑफ पीस। पीस का मतलब होता है शांति, यानी कि शांति का मूर्ति किस स्थान पर स्थापित की गई है? तो याद रखिएगा शांति की मूर्ति जो है विजय वल्लभ साधना केंद्र जो कि जेतपुरा पाली राजस्थान में पड़ता है। याद रखिएगा जेतपुरा कहाँ पर पड़ता है? राजस्थान में। और पाली जो है ये भी आपको राजस्थान में ही पड़ता है। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ पीस का मतलब क्या हुआ? शांति का प्रतिमा, शांति का प्रतिमा है। ए प्रोमिस्ड लैंड। ए प्रोमिस्ड लैंड जो है एक पुस्तक है और इस पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा जी है। कौन है? बराक ओबामा जी। तो बताइए अगर आपसे पूछे कि बराक ओबामा जो है वो कहाँ के राष्ट्रपति थे? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के। कहाँ के राष्ट्रपति थे? संयुक्त राज्य अमेरिका के। वहीं हम बात करें अगले प्रश्न की तो नवंबर 2020 में भारत में निम्नलिखित में से किसने किसी राज्य में 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का रिकॉर्ड बनाया है? तो याद रखिएगा अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके लिए। नीतीश कुमार जो है बिहार में अब तक 7 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। कितनी बार? 7वीं बार। ठीक है, नवंबर 2020 में भारत में निम्नलिखित में से किसने किसी राज्य में 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का रिकॉर्ड बनाया है? और वो नीतीश कुमार है। आगे प्रश्न है प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण जिसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी कहते हैं। और याद रखिएगा
इसका प्रचलन कुछ ज़्यादा हो गया है अभी डीबीटी। किसी भी अकाउंट के बिना डेबिट किए हुए उसमें पेमेंट नहीं होता है। तो याद रखिए डीबीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। क्या होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है। योजना के बारे में कह रहा है कि कौन सा कथन है जो सही है, तो इसका आंसर आपको देखिए एक जो है वो सही है। डीबीटी 12 दिसंबर 2014 से सारे देश में लागू है। डीबीटी की जो योजना है वो कब से लागू है, 2014 से लागू है। वहीं बात करें अगर हम नवंबर 2020 में 51 केंद्रीय मंत्रालय और विभागों की 337 योजनाएं इस योजना के अंतर्गत आच्छादित है। यानी कि 2020 में 51 केंद्रीय मंत्रालय विभागों के द्वारा 337 योजनाएं इस योजना के अंतर्गत आच्छादित है। ठीक है, चलते हम लोग अगला प्रश्न पर। और आज का जो हमारा लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म ऑस्कर 2021 पुरस्कारों के लिए भारत के अधिकृत फिल्म नामित की गई है? इसका नाम है जल्लीकट्टू, जो कि मलयालम में। और याद रखिएगा ये जो आपको हाँ बिल्कुल जल्लीकट्टू एक खेल है जो खेल आपको सांड के साथ खेला जाता है। किसके साथ? सांड के साथ खेला जाता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं मलयालम लिखा हुआ। बताइए मलयालम किस राज्य की भाषा है? केरल की भाषा है। कहाँ की भाषा है? केरल की। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।